अधिकार, मूल अधिकार आर्टिकल 14 से लेके 18 तक जो स्वतंत्रता की बात की थी हमने, और 18 से लेके 19 से लेके 22 तक आपकी बात आती है स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 से 22, उसमें 20 तक आपका हो गया। 21वां है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इसे जीवन का अधिकार कहा जाता है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को उस जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द जापान से लिया गया है। कानून द्वारा, जैसे हमने बोल दिया कि जीवन जीने का अधिकार, गरिमा से जीने का अधिकार। गरिमा का मतलब यहाँ पर है ऐसे नहीं कि वैसे का कोई कोड़े मारकर नहीं पाल रहा है आपको, नहीं कोई कोड़े मारकर आपको जीने की व्यवस्था कर रहा है। जीने का अधिकार से मतलब है गरिमामयी पूर्ण जीने का अधिकार, गरिमा से जीने का अधिकार, ठीक है। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 में, जिसमें आपकी निजता होगी, आप निजता के साथ आप जीने का अधिकार दे रहा है तो मरने का अधिकार नहीं देगा। लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें कानून बनाकर, संसद कानून बनाकर आपका जीने का अधिकार छीन सकती है। जैसे गरिमा में ही आपका जीवन का अधिकार था कि हम गरिमा से जिएंगे। हम जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहीं कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कोई व्यवसाय करें तो व्यवसाय से क्या है कि व्यवसाय के तात्पर्य है कि हम इज्जत से कमा रहे हैं 4 रोटी और इज्जत से खा रहे हैं, वो तो गरिमा, ठीक है। लेकिन सरकार को लगता है, लेकिन लोगों के हित में नहीं है वो, तो आपको कानून बनाकर उसको पनिश कर सकते हैं। तो आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो सकता है। तो वो कैसे हो सकता है? तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो जो कानून शब्द निकल के आता है वो शब्द जापान से लिया गया है, ठीक है। तो आगे की बात है कि जीवन एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत कुछ पहलू हैं, जैसे कुछ हैं। पहला है विदेश जाने का अधिकार। एक बार की बात है कि मेनका गांधी जी एक मैगजीन लिखा करती थी, मैगजीन बड़ा बोल्ड हुआ करती थी। वो मेनका गांधी के बारे में एक लाइन और बता दूं, जो आज राहुल गांधी हैं उनकी ताई हुआ करती थी, ताई चाची, संजय गांधी की पत्नी। तो मेनका गांधी बड़ा बोल्ड लिखती थी अपनी मैगजीन में, तो उनको विदेश जाने पर आपत्ति थी। जो 78 से 80 के बीच में जो सरकार बनी जनता पार्टी की, उसको कुछ आपत्ति थी जाने के लिए। तो वो वापस आई एयरपोर्ट से और सीधे आके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और बोली कि मेरा अधिकार था मुझे जाने का, तो मुझे या तो जाने का अधिकार दिया जाए और ऐसे किसी को नज़रबंद नहीं किया जा सकता। तो विदेश जाने का अधिकार मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 का है। तब सरकार मोरारजी देसाई की हुआ करती थी। दूसरा था निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार। निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार हमने अच्छे से देखा है वैसे राजनीतिक निर्देशक तत्व में आर्टिकल 39 में है, लेकिन इसमें क्या हुआ था, हमारा ये मौलिक अधिकार होना चाहिए। तो ये MS हॉस्कॉट बनाम महाराष्ट्र 1978 में कहा गया कि निःशुल्क कानूनी सहायता। आज किसी के पास में कोई वकील नहीं है, किसी के पास में कोई वकील नहीं है या फिर वो सक्षम नहीं है, तो उसे कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम न्यायालय, सुप्रीम या हाई कोर्ट या फिर कोई सत्र न्यायालय उसको केस लड़ने के लिए विधेयक का सलाहकार या विधेयक जानकार, कोई कानून जानने वाला एक वकील उसके लिए दिया जाएगा। शिक्षा का अधिकार, मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992। शिक्षा का अधिकार कि शिक्षा सबको होनी चाहिए, शिक्षा हर व्यक्ति के लिए होनी चाहिए, वो सब शिक्षा का अधिकार मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992 से लिया गया। फिर आता है अगला, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार, विशाखा बनाम राजस्थान 1997। इसमें क्या है, जैसे कोई प्राइवेट सेक्टर होते हैं, मान लो कोई प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि कोई बॉस है, बॉस क्या है उसके उससे कहता है कि आपका प्रमोशन कर देंगे अगले महीने या फिर आपकी सैलरी बढ़ा देंगे, उसके नाम पर उस महिला का शोषण किया जाता है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार, विशाखा बनाम राजस्थान 1997 से था। फिर अगला आता है तुम्हारा स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, SG मेहता बनाम भारत संघ सन 2004। फिर यही केस एक और दोबारा डाला जाता है, पिटीशन अर्जुन गोपाल बनाम भारत संघ, ये 2018 में। ये था स्वच्छता से, स्वच्छ पर्यावरण से संबंधित। स्वच्छ पर्यावरण का मतलब यहाँ से है जैसे कोई कंपनी है, फैक्ट्री है, कोई कार्बन ज़्यादा उत्सर्जन करती है तो उस कंपनी पर कार्बन कम उत्सर्जन करे ताकि पर्यावरण क्या है कि हमारा स्वस्थ हवा, स्वच्छ हवा और स्वस्थ वातावरण हमें चाहिए। ये हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है। इसको
फंडामेंटल राइट है। तो अब उन कंपनियों पर दावा किया गया जो कंपनियां इस प्रदूषण को या फिर इस पर्यावरण को ख़त्म कर रही थी। तो इसके सुप्रीम कोर्ट में पहुंच के मेहता जी बनाम भारत संघ और गोपाल अर्जुन गोपाल बनाम भारत संघ 2018 में इसका समाधान हुआ। ये भी आर्टिकल 21 है, क्योंकि मैंने एक बात कही थी कि जीवन एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए क्या है आर्टिकल 21 कहे जाए तो 14 से लेके 35 तक का सबका निचोड़ एक की पॉइंट मुख्य बिंदु आर्टिकल 21। जब जीना है तो सब कुछ करेंगे और जीना ही नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ थी। फिर आता है त्वरित न्यायालय का अधिकार। त्वरित न्यायालय का अधिकार था तो इसमें एक था कि तुरंत के त्वरित न्यायालय ये था तुम्हारा राजदेव शर्मा बनाम बिहार, हुसैन आरा बनाम बिहार से। फिर निःशुल्क खाद्य सामग्री प्राप्त करने का अधिकार PUCN बनाम भारत संघ 2000। एक चीज़ बता दें, जो आप ये संघवाद विवाद हैं इनको तो नहीं जानना, लेकिन हम इनसे ये जान सकते हैं कि आर्टिकल 21 में किस किस संबंध से बात की गई है। आर्टिकल 21 में किस किस विषय पर बात की गई है। एक चिकित्सा उपचार का अधिकार था, कुछ आश्रय का अधिकार है, सोने का अधिकार है। और सोने का अधिकार सोने का नींद का सोने में जागने का अधिकार आया था, तो वो तो रामदेव बाबा ने आया था कि रामदेव बाबा को क्या हुआ कि जब सन 2011 में इनका धरना प्रदर्शन चल रहा था कांग्रेस के खिलाफ, तो उसमें क्या पुलिस आई और लाठी मार करके उनको जगा दिया। रात में कुर्ती सलवार पहन के भागे। तो सोते समय आदमी को नहीं जगा सकते। ये सोने का अधिकार भी सैयद मकसूद अली खान बनाम MP 2016 से आया था। ठीक है, उसके बाद में गरिमा के साथ मरने का अधिकार कॉमन कॉज बनाम भारत संघ 2018। जीवन साथी चुनने का अधिकार भी इसी में है। इसमें शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ सेकंड जहां बनाम के M अशोक। जेल में मृत्यु पर विधवाओं को मुआवजा पाने का अधिकार केवल पति, इनका नाम है वर्सेस उत्तर प्रदेश। इसकी एक कहानी है, जेल में मृत्यु पर विधवाओं को मुआवजा। कि जेल में अगर जो मृत्यु हो जाती है, जेल में अगर जो किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसके घर, जब मान लो वो घर का मुखिया है, घर का जब मुखिया है तो उसे चाहिए कि उसके घर की देखभाल के लिए कोई ना कोई तो हो। अब इस सज़ा मिली है मान लो 2 साल की या 3 साल की, तो घर वालों को आस है कि 3 साल तक हम मैनेज कर लेंगे, उसके बाद में क्या है कि 3 साल बाद वो आदमी वापस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वो उसके ऑन स्पॉट मौत हो जाती है इस जेल में, तो जेल क्या सरकार क्या करेगी, उसके घर वालों को कुछ पेंशन, कुछ राहत को ऐसा कुछ व्यवस्था करेगी। तो जेल में मृत्यु पर विधवाओं को मुआवजा पाने का अधिकार कौन से, केवलपति बनाम उत्तर प्रदेश, ऐसे कुछ आता है क्वेश्चन। ठीक है, सड़क पर व्यापार कला या सड़क पर जो व्यापार करने की व्यवस्था है, जैसे सड़क पर कोई कला प्रदर्शन वगैरह, इनको आर्टिकल 21 मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन यह कला के तहत धारा 19(1)(f) के तहत एक मौलिक अधिकार बनाया गया। इसमें कहा गया कि आर्टिकल 1 कहता है कि हमें बोलने, आर्टिकल 1(f) में बोला जाता है कि हमें बोलने का अधिकार है। उसमें सभा का है, सभा के बाद में फिर हम संगठन बनाएंगे, संगठन के बाद में हम घूमने फिरने जाएंगे, घूम सकते हैं, उसके बाद में कहीं बच सकते हैं तो फिर कहीं कमा सकते हैं। वही कमाना इससे संबंधित है कि सड़क पर व्यापार, कि सड़क पर हम कमा सकते हैं। लेकिन म्यूनसिपलिटी वगैरह ये चीज़ आती है तो रेडी रपड़ी को हटा के एक साइड कर देती हैं और फिर कहती हैं आप यहाँ पर नहीं कमा सकते। तभी ये क्वेश्चन निकल के आता है कि और जो आप हम नहीं कमा सकते तो आर्टिकल 19(f) में लिखा क्यों है, 19(f) में एक ही F में लिखा क्यों है कि कहीं भी बसने और बसने के बाद में कमाने का अधिकार। ये इसको हरा हाथ कर रहा है कि आर्टिकल 19(1)(f) दिखा देता है आदमी कि हम सड़क पर क्या कर सकते हैं, कला प्रदर्शन कर सकते हैं, कुछ कमा दबा सकते हैं। तो इसका क्या है कि आर्टिकल 21 सड़क पर व्यापार कला 21 मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन यह कला के तहत है तो धारा 19 की 1(f) के तहत एक मौलिक अधिकार भी है, तो इसका उल्लंघन नहीं हो सकता। अच्छा, आजीविका कमाने का अधिकार भी आर्टिकल 21 के तहत आता है। तो ये था ओल्गा टेलिस बनाम BMC। ठीक है, तो ये थे तुम्हारे अधिकार। उसके बाद में सार्वजनिक रूप से फांसी के विरुद्ध अधिकार अटॉर्नी जनरल बनाम लक्ष्मा देवी 1996 में। देखो इनके बारे में अगर जो मैं सब कुछ बताने लग जाऊं तो इधर हो गया टॉपिक। ठीक है, टॉपिक नहीं हो पाएगा पूरे से। सिर्फ पुलिस हिरासत में मौत से सुरक्षा, ये भी किसका है, ये भी किसका, आर्टिकल 21 का। हथकड़ी लगाने से सुरक्षा, ये भी आर्टिकल 21। एकांत कारावास में सुरक्षा, ये भी आर्टिकल 21। और फिर उसका इंटरनेट का अधिकार, ध्वनि प्रदूषण से मुक्त का अधिकार। अब ये जो इंटरनेट का अधिकार आता है, कुछ साइडें ऐसी होती हैं कि उनको सरकार मना तो करती है, आप बैनेड हैं, लेकिन आप उस इंटरनेट से साइडों को हटा नहीं सकते।
जैसे हटा सकते। कार्ड क्या है, वो आर्टिकल 21 का क्या कर रहा है, उल्लंघन। आप उसको हटा नहीं सकते, स्पष्ट लिखा हुआ इंटरनेट का अधिकार आम जनता को है तो है। ये क्या है, मूल अधिकार। इसको सरकार या कोई हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट हो नहीं हटा सकता, क्योंकि कोर्ट सिर्फ आपको अधिकारों को बचाता है, न कि हटाता है। ठीक है, तो ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार भी आर्टिकल 21 के तहत है। तो आर्टिकल 21 मैंने जैसे कहा था कि एक मुख्य बिंदु है आर्टिकल 14 से लेके 35 तक, क्योंकि 12 में क्या है, 12-13 दोनों मूल अधिकार से तो हैं, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि जो कुछ लिखा हुआ है तुम्हें अधिकार मिलते हैं वो सब किसके हैं, आर्टिकल 14 से लेके 32 तक। फिर 33, 34, 35 ये सब सेना के हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार ये भी आर्टिकल 21 से आता है। तो आर्टिकल 21 में अमानवीय व्यवहार के लिए विरुद्ध अधिकार, पानी और बिजली का अधिकार, पानी और बिजली चाहिए, वोट लोगे तो पानी और बिजली भी देना पड़ेगा। प्रतिष्ठा की संभावना, अच्छा, जीवन के अधिकार में जानवरों के जीवन का अधिकार भी शामिल है। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ लोगों के लिए, लोगों के साथ साथ क्या है, जीव जंतुओं के लिए भी क्या है, मौलिक अधिकार हैं। उनको बिना वजह कोई मारेगा नहीं कोई। और ख़ास क्या है कि अगर वो उसमें मोहर लग गई है सरकार की तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, उसके बाद में आपका आर्टिकल 21A मतलब शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार पहले हुआ करता था राज्य का नीति निर्देशक तत्व, कि राज्य चाहेगा तो शिक्षा फ्री रहेगी, नहीं तो नहीं। लेकिन 86 में संशोधन आता है, अधिनियम सन 2002, अटल बिहारी जी की, वाजपेयी जी की सरकार थी। तो 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। अब सर्व शिक्षा अभियान आर्टिकल 21A में अब हर बच्चा क्या करेगा, अब हर बच्चा उठेगा 6 साल से 14 साल तक का, और सुबह मुँह हाथ पैर धो के बैग टांगेगा पीछे और सीधा स्कूल जाएगा। ठीक है, तो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। अब तो अलग अलग सरकारें क्या करती हैं इसमें, कोई मिड डे मील चला रही है, कोई राशन वगैरह, वो उनकी सरकार की पॉलिसियाँ हैं। ठीक है, लेकिन 6 से 14 वर्ष तक की गारंटी मूल अधिकार लेता है आर्टिकल 21A सन 2002 के अधिनियम से 21A से। ठीक है, और यह अधिकार 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। तो ये अधिकार 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था, लेकिन ये अधिनियम कब का था, सन 2002 का 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाना। ठीक है, अच्छा, अब बात करें अनुच्छेद 22, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण। ये बड़ी बात है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण और हिरासत से संरक्षण। देखो, हिरासत और गिरफ्तारी दोनों में अंतर है। देखो, दो तरह के क्या हैं, अरेस्ट, दो तरह की गिरफ्तारियाँ हैं। एक होता है अरेस्ट, इंग्लिश में बोले तो अरेस्ट, और एक डिटेंस। तो हिंदी बोले तो एक सामान्य कानून के तहत आपराधिक कानून, जैसे किसी ने कोई अपराध किया है उसके बाद वारंट आएगा, वारंट के बाद उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। एक निवारक हिरासत के तहत गिरफ्तारी। निवारक के हिरासत के तहत गिरफ्तारी का मतलब है जिससे लगता है लगने का ही मतलब क्या है, उन्हें ऐसा महसूस होता है कि ये आदमी कुछ न कुछ करने वाला है, तो इसको क्या कर लिया जाए, पहले से ही अरेस्ट कर लिया जाए, हिरासत में ले लिया जाए, और कम से कम 3 से 7 तरह से अरेस्ट होगा। एक तो पहले से क्या है कि उस पर अपराध है, कोई केस चला, पुलिस पर कंप्लेन है, उसने कोई अपराध किया है तो पुलिस उसे अरेस्ट करेगी। दूसरा क्या है, लगता है कि उसने कोई अपराध करने वाला है तो उसे क्या करेगी, पहले से ही निवारक हिरासत के तहत उसकी गिरफ्तारी कर लेगी। इसकी क्या है कि कई बार इसके संशोधन हुए कि ऐसा ठीक नहीं होता है, क्योंकि इसका क्या है कि जैसे कोई विपक्ष वाले ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। एक आदमी इलेक्शन उतरना चाहता है, एक आदमी पहले से इलेक्शन में है, उसकी मजबूती ज़्यादा है, उसे लगता है ये अखंडता और देश को तोड़ने की बात कर रहा है, तो उसे पहले से ही क्या कर लिया जाता है, हटा दिया जाता है और गिरफ्तार कर ली जाती है। और ऐसा कानून जो 3 महीने तक उसकी कोई भी बेल है नहीं, कोई भी क्या नहीं है, जमानत है नहीं। अब जिसकी 3 महीने की जमानत नहीं है तो 3 महीने में तो सामने वाली पार्टी कुछ भी कर लेगी। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कहीं तक काला दाग है इस दूसरे वाला जो निवारक हिरासत के तहत गिरफ्तारी है। ये मुझे कहीं तक लगता है कि क्या है, एक ब्लैक धब्बा है, मतलब काला धब्बा है एक संविधान पर, कि इसकी कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। अब जिसको कुछ पता ही नहीं है, उसने कुछ काम ऐसा किया ही नहीं है, सिर्फ सोचने पर शायद कर सकता है, शायद है, किया तो नहीं, इसकी वजह से उसको जो अरेस्ट कर लिया जाता है, तो ऐसा ठीक नहीं रहेगा।
तो मेरे तो हिसाब से ठीक नहीं है। लेकिन इस अनुच्छेद में भी आर्टिकल 22 में भी 7 खंड हैं, जिनमें 1 और 2 सामान्य दंड कानून के तहत आते हैं, जो गिरफ्तारी की जाती है, और बाद बाकी जो 3 से 7 तक बचे हैं वो निवारक हिरासत का प्रावधान करते हैं कि आदमी को बिना वजह के कैसे अरेस्ट कर लिया जाए, शायद ये भविष्य में कुछ कर सकता है इस वजह से। ठीक है, तो पहला और दूसरा तो सामान्य है कि पहला कहता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी दी जाएगी और उसे अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और बचाव करने का अधिकार भी होगा। ये तो सामान्य हो गया। उसे बताया जाता है कि तुम पर ये चार्ज लगाए गए हैं, अब तुम्हारी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। अब उसके बाद में वहाँ पर जहाँ पुलिस जाएगी वहाँ पर बता के आएगी कि परिवारजनों को, वहाँ मोहल्ला वालों को, आज परिवार है तो परिवार, नहीं तो पड़ोसियों को, कि हम इसको ले जा रहे हैं। 24 घंटे के बाद में इस मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। आप जो भी उचित काम कर सकते हैं वो वकील जो भी कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में 2 भी ऐसा ही था कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, लेकिन वो समय काटकर जो रास्ते में समय लगता है उसको हटाकर 24 घंटे के बीचों बीच उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या मजिस्ट्रेट क्या करेगा, जैसे उसे लगता है कि ये मामला संगीन है और अभी क्या है कि अभी इसे प्रूफ नहीं कर पा रहे, तो आर्टिकल सेक्शन आईपीसी धारा 151A में डालकर उसे 14-15 दिन के लिए या तो जुडिशल के लिए कर दिया जाएगा, या फिर छोटा जुर्म है तो उसे बेल देकर, मतलब जमानत, ऐसी जमानत जैसे कोई जाता है ना, तो जमानत इस हिसाब से दी जाती है जैसे आदमी बोल देता है कि मैं इसकी जमानत लेता हूँ, अगर जो ये नहीं आएगा समय पर तो मेरी गिरफ्तारी कर ली जाए, तो जमानत पर छोड़ दिया जाता है। एक पुलिस कस्टडी होती है उसमें, और एक होती है तुम्हारी जुडिशरी कस्टडी। ठीक है, तो जुडिशरी में क्या होता है कि सीधा जेल, और पुलिस कस्टडी होती है कि फिर से लाठी चार्ज। ठीक है, ऐसे ही फिर 3, 4, 5, 6, 7 ये हैं तुम्हारे निवारक निरोध, ऐसे कि पहले ही से ही मालूम है कि ये आदमी कुछ कर सकता है, उसको उठा लिया जाए। तो 3 में होता है विदेशी शत्रु या निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को, ये दोनों। चौथा कहता है निवारक निरोध कानून में किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखने का अधिकार नहीं होगा, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा, लेकिन 3 महीने तक तो है ना, तो 3 महीने के बाद में फिर सज़ा सुनाई जाएगी। इसमें वास्तव में प्रूफ होता है तो उसे सज़ा है, और नहीं होता तो फिर उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन बिना बताए, बिना जाने समझे उसको 3 महीने भी रखना क्या एक उल्लंघन नहीं है? उल्लंघन तो है, लेकिन क्या करें। ठीक है, इसको भी हटाया जाएगा, समय के अनुसार हर चीज़ें हटाई गई हैं और आगे भी हटाई जाएंगी। ठीक है, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत के कार्ड के बारे में सूचित करना और आदेश के खिलाफ अपना मामला पेश करने का अवसर दिया जाएगा, ये भी 22 ही कहता है। और 22 फिर अगली लाइन कहता है कि प्राधिकारी सार्वजनिक हित में हिरासत के कारण बताने से इनकार कर सकता है। वही फिर अगली लाइन और कहते हैं कानून बनाने की संसद की शक्ति है, इस कानून को हटा भी सकती है, इससे कानून को मजबूत भी कर सकती है। ठीक है, ये है शक्ति। तो निवारक निरोध अधिनियम 1950 में आया सबसे पहले। यह अधिनियम 31 दिसंबर 1969 तक लागू रहा, फिर इसे थोड़ा ढिलाई दे दी गई। इसके तहत हिरासत 1 साल के लिए थी, और फिर उसके बाद में आज वर्तमान में 3 महीने की, जहाँ 1 साल है वहाँ पर कितने की है? 3 महीने की है। ठीक है, फिर यही आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 का रखरखाव करते हुए एक और अधिनियम आता है। तो ये 7 मई 1971 को राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा लागू हुआ, जिसमें कहा गया कि किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की राय के बिना 21 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ओ बाप, ये और ज़्यादा कठिन था। 44 में संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे स्वतः ही समाप्त कर दिया गया, क्योंकि इतना जटिल था 21 महीने। अब जो आदमी ने कुछ किया ही नहीं, शक के आधार पर उसे जेल में डाल दिया जाएगा, तो 21 महीने उसकी तो ज़िंदगी तितर से बितर हो जाएगी, ये जमा नहीं। ठीक है, फिर बाद में आती है एक लाइन और एक अधिनियम, फिर से विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी रोकथाम अधिनियम 1974, कि अगर जो विदेशों से तुम तस्करी तो नहीं करे किसी भी प्रकार की, इस चीज़ में एक लाइन और निकल के आती है। एक अधिनियम और होता है फिर से 1974 का, विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी रोकथाम। ठीक है, इसमें क्या था? आर्थिक जगत में इससे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का दर्जा प्राप्त है। यह अधिनियम 19 दिसंबर 1974 से लागू है। इसकी अवधि फिलहाल कितनी है? अभी 2 साल है। कितनी है? 2 साल। एक अधिनियम और आता है 78 के बाद 80 में, तुरंत 2 साल बाद। इससे कहा गया रासुका,
इसे क्या कहा गया, रासू का। ये था राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके। और जो राष्ट्रीय सुरक्षा से मतलब था कि और जो इस देश में कोई ऐसी गतिविधि होती है इससे लगता है कि राष्ट्र को कुछ खतरा है। क्या है, कुछ खतरा है, कुछ कोई प्लानिंग कर रहा है देश को तोड़ने की, तो उसके लिए उस पर क्या लगाया जाएगा, राष्ट्र का। ये 1980 में एक अध्यादेश द्वारा बनाया गया था, राष्ट्रपति द्वारा। उद्देश्य था इसका देश की एकता, अखंडता और सांप्रदायिकता को खतरा। यह उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए था जिन्होंने नस्ली दंगे भड़काए थे, काले गोरे या जातिवादियों का धर्म को लेके। 1984 में इसमें संशोधन करके इसे सख्त बनाया गया। अब देखो बात 1980 की है, तो अब सोचो जहाँ जनता पार्टी की सरकार खत्म होने वाली थी और सरकार आने वाली थी कांग्रेस की, तभी ये एक और अधिनियम आता है 1980 का। इसमें क्या था, सज़ा कितनी थी, 2 साल की थी। 2 साल के लिए बेटा जाओ अंदर। 84 में इससे संशोधन करके इससे सख्त और बना दिया गया, क्योंकि आए दिन क्या है कि हमारे यहाँ पर हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, उनको क्या इमरजेंसी लगाने की बड़ा शौक़ थी। मतलब जैसे लगता है उनको कि चलो जेल भरबंधन कर चलाना है तो क्या करें, इमरजेंसी लगा दो। उन्हें लगता है कि अभी क्या है कि बाहरी आंतरिक या कोई सा भी युद्ध हो रहा है तो तुरंत क्या लगा दो, इमरजेंसी लगा दो। और इमरजेंसी के आड़ में वो क्या करना चाहती थी, वो अपने हिसाब से कर लिया करती थी। आतंकवाद और विध्वंसक गतिविधियाँ यानी रोकथाम अधिनियम 1985। 1985 में देश में आतंकवाद और विध्वंसक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से लाया गया था। इसका एक सीधा मतलब था कि आरोपी व्यक्ति को 180 दिन 6 महीने यानी लगभग 6 महीने तक पुलिस हिरासत में रखने का प्रावधान था। ये 30 मई 1995 को कानून समाप्त होने की कार्य या समाप्त भी हो गया, क्योंकि कानून के जो 22 के सिर्फ 2 तो हमें अच्छे लगते हैं, जो पहला और दूसरा। उसके बाद में जो ऑनलाइन थी वो 7 जैसे 3, 4, 5, 6, 7 जो बाद बाकी जो 5 लाइन थे वो हमें पसंद नहीं आई। हमें क्या नहीं आई, रास नहीं आई। हमें लगता है हमने गुनाह किया है तो ठीक है, अरेस्ट कर सकते हो आप, हम अपने वकील से बात कर सकते हैं, और वकील के साथ साथ क्या है कि हम खुद भी केस लड़ सकते हैं। ऐसा लगता है हम गुनहगार हैं तो हमें सज़ा मिलनी चाहिए, नहीं तो नहीं, ठीक है। लेकिन जो 3, 4, 5 जो शक के आधार पर अरेस्ट करना था वो कुछ जमता नहीं, ठीक है। आतंकवाद विरोधी अधिनियम 2002 आता है। इसको टाड़ा का कई स्थान पर रखा गया। टाड़ा भी एक वैसा ही था कि देश में कोई टूटने फूटने की बात की जा रही है तो टाड़ा। आतंकवाद निरोधक अधिनियम पोटा भी लागू किया गया। इसके तहत 21 दिसंबर 2014 को केंद्र सरकार द्वारा जारी एक अध्यादेश के माध्यम से निरस्त कर दिया गया था, लेकिन बाद में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 इसके तहत इसे फिर से जिंदा किया जाता है और उसे दिया जाता है संसदीय इसमें बनाया गया था, जिससे 2014 में पोटा की समाप्ति के बाद 21 सितंबर 2014 को अध्यादेश जारी करके संशोधित और प्रभावी बनाया गया। कैसे, गैर कानूनी गतिविधियाँ की रोकथाम के लिए 67 वाला 2004 में फिर से हम क्या कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो राजस्थान में जो असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 2006 चल रहा था, राजभाषा राजस्थान के लिए था। ऐसी अपनी अपनी अलग अलग सरकारें चला रही थी। केंद्र सरकार पोटा चला रही थी, कुछ राज्य का कुछ टाड़ा ऐसे चल रही थी। इसे सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया था। सार्वजनिक व्यवस्था का मतलब है थोड़ी गतिविधि ऐसी इधर उधर की खत्म करना होता है, ठीक है। फिर आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक 23 और 24, जिसे हम ऐसे छोड़ देते हैं स्किप। जैसे यूट्यूब पर कोई वीडियो चलती है तो साइड में एक बटन आता है स्किप वाला, लिया दबा दिया, एडवर्टाइज खत्म, हटा दिया। ऐसे क्या 23 और 24 को हम ऐसा स्किप कर देते हैं आर्टिकल से निकाल के कि हमें इसकी ज़रूरत है नहीं। एक्चुअल में क्या है कि आर्टिकल 23-24 की भूमिका है। भूमिका ऐसी है 23 और 24 से कि एक ज़माना हुआ करता था, अंग्रेज़ों का काल हुआ करता था। तो अंग्रेज़ क्या करते थे कि जैसे रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और ये व्यवस्थाएं थी उनकी। तो रैयतवाड़ी पर एक व्यवस्था थी कि किसानों से जो टैक्स है उस टैक्स को जमींदार लेगा और जमींदार कुछ परसेंटेज रखकर और किसको दे देगा, अंग्रेज़ों को दे देगा, ठीक है। तो जमींदार जो रखता था पैसा उसके हिसाब से क्या है, जैसे पैसा उसने टैक्स रख लिया। अब अगले दिन किसानों को ज़रूरत पड़ती है कि उसे कहीं बिटिया के हाथ पीले करने हैं या फिर कुछ और काम करने हैं, अपनी ज़रूरत के सामान लेना है या खेती के लिए पैसा लेना है, तो वो ज़मींदार के पास आता था कि साफ पैसा दो और हमें खेती में ये चीज़ें बढ़ानी है। अब वो पैसा देता और पैसे पर सूद भी लेता, लेकिन जब तक फसल तैयार होती थी तब तक उसका पैसा इतना हो जाता था कि वो फसल का टैक्स देने के बाद और
फसल भी और खेत भी उसकी भरपाई नहीं कर पाते थे उस जमींदार की। तभी क्या होता था, उसके लिए कहा जाता था कि तुमने पैसे नहीं दे पाए तो अब आप हमारे यहाँ क्या करोगे, बदुआ मजदूरी करोगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या था कि जैसे उस पर कर्जे, वो आदमी बाइज में कुछ मर जाता है या फिर वो कहीं चला जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो उसका बच्चा क्या करेगा, उसकी जगह पर काम करेगा, उसके कर्जे को चुकाएगा। ठीक है, तो इसके अनुसार मानव तस्करी और जबरन श्रम को प्रतिबंधित किया गया। और मानव तस्करी क्या अर्थ है कि पुरुषों और महिलाओं की खरीद फरोख्त। ठीक है, खरीदना ही हो जाता है, जब कर्ज नहीं दे पा रहे तो आदमी को खरीदना ही हो जाता है। दूसरा भी एक तरीका था कि लोगों को क्या हुआ था कि पहले तस्करी की जाती थी, कि इतना बड़ा सख्त कानून तो नहीं थे, लेकिन अंग्रेज़ों की तो कानून थे, अंग्रेज़ों की फैक्ट्रियाँ चलती थी, अंग्रेज़ों की फैक्ट्रियाँ चलती थी तो आदमी को ख़रीदा गया, या देखो तुमने पैसा दिया, आदमी को देना पड़ेगा, हमारी फैक्ट्री में काम करेगा। तो इस प्रकार से एक कितना काम किया जाएगा उस पर 24 घंटे किया जाएगा, या 22 घंटे करेगा, या 18 घंटे करेगा, क्योंकि वो कैसा हो गया, बदुआ। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमें आर्टिकल डालना पड़ा, आर्टिकल 23। ठीक है, उसके बाद वो बदुआ मजदूरी के साथ साथ उसका पिता नहीं है तो एक बच्चे को काम करना पड़ रहा है बचपन से ही। जैसे 6 साल से बड़ा थोड़ा चलना फिरना होता है तो बच्चों को उस काम में लगा दिया जाता है। उसके लिए आर्टिकल 24 ये भी सख्ती से कहता है कि बच्चे 14 साल तक, हम कह रहे हैं आर्टिकल 21 में कि वो पढ़ेंगे, तो 22 के तहत वो अब पढ़ेंगे, 14 साल तक कोई भी काम नहीं करेंगे। विशेष परिस्थिति पर जो कोई जैसे अभिनय कला या कुछ ड्रामा कुछ हो रहा है तो मजिस्ट्रेट की परमिशन लेकर उनको शूटिंग कराई जा सकती है। ठीक है, तो दलित किसानों और महिलाओं को बेगारी के रूप में शोषण किया जाता है कि जैसे पहले से किसी आज की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो किसी को 5,000 रुपये दे दिए जाते हैं, अगले साल तक वो 5,000 पता नहीं कब 25,000 हो जाते हैं, तो या तो वो देने वाला जानता है या फिर लेने वाला जानता है। तो उस 25,000 की वजह से अब जैसे उसके रेट चल रहे हैं एक मजदूरी के अभी मान लो 500 रुपये डेली, अब वो दे रहा है 300 रुपये। अब वो कह रहे मेरे रेट बढ़ाओ, वो कहेगा पहले चुकाओ, जो लिया था 5 से 25 हुए हैं वो, अब वो नहीं तो चुका पाएगा और नहीं इधर रेट बढ़ रहे हैं, तो उसे कहेंगे बदुआ मजदूरी के साथ साथ बेगार। क्या कहेंगे, बेगार। ठीक है, तो दलित किसानों महिलाओं को बेगारी के रूप में शोषण किया जाता था। अनुच्छेद 35 के तहत संसद को कानून बनाकर दंड करने की शक्ति भी दी गई, अगर जो ऐसा करोगे तो हम दंड दे सकते हैं उसको जिसने इनको इस जाल साजे में फंसा है। ठीक है, तो आजकल ऐसी बहुत सारी चीज़ चलती हैं कि आदमी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। एक सब्जेक्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ, उसमें ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक मजदूर के साथ में एक मालिक कर लेता है, कोई भी काम कराने वाला, फिर वो उस पर उसे गुमराह करता है कि मेरा तेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 4 आदमी जोड़ लेगा, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्योंकि उसके कहने वाले बहुत मिल जाते हैं, गरीबी कहने वाला बहुत कम मिलते हैं, इसके लिए आर्टिकल डाला गया, आर्टिकल 23। क्योंकि मानव तस्करी से था पहला। दूसरा ये कर सकता है तुम्हारा बदुआ मजदूरी। तीसरा ये महिलाओं और पुरुषों के शोषण, मतलब बेकार नहीं ले सकते, उसके पैसे का झांसा देकर उससे पैसे बनाकर उसे बेकार नहीं ले सकते, आर्टिकल 23। यह संसद द्वारा पारित किया गया था ये अधिनियम तो 1948 में, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948। इससे संबंधित एक और आता है बदुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976। ठीक है, फिर एक और आता है महिलाएं व लड़कियां अनैतिक व्यापार दमन संशोधन अधिनियम 1986। कई होटलों और उनमें क्या कि लड़कियां पहले से बेच दी जाती थी, क्योंकि इसकी अब क्या है कि अब पहले से ऐसा सिस्टम ख़राब हो गया था कि जैसे लड़का हुआ है तो बधाइयाँ, लड़की हुई है तो बड़ा दुख। इसका कारण सबसे बड़ा ये था कि जो पुरुष प्रधान लोग थे हमारे भारत के, तो वो कभी महिलाओं को उन्होंने समझा ही नहीं उस हिसाब से। अगर जो महिलाओं को समझते तो महिलाएं भी पढ़ती हैं, आज देखो समझा जा रहा है, आज महिला कहाँ से कहाँ तक है। तब क्या होता था कि लड़का है, क्योंकि तब प्रथा थी कि बाप का खर्चा कौन उतारेगा, बेटा। अब बेटा उतारेगा तो उन्हें खुशी इस बात की होती थी बेटा होने पर कि अब बेटा आ गया है, अब 18 साल पर या जल्दी से ही पिताजी के कंधों का बोझ संभाल लेगा। लड़कियों का क्या था कि लड़कियों को उस हिसाब की पढ़ाई लिखाई मिल नहीं पाई, तो उस लेवल तक वो पहुंच नहीं पाती थी, इसीलिए उनको क्या होता था। तभी कहा गया यहाँ पर महिलाएं व लड़कियाँ अनैतिक व्यापार दमन संशोधन अधिनियम 1986 स्ट्रिक्ट फैसला लिया गया और ये व्यवस्था कराई गई, आर्टिकल 23 के तहत बंद कराई गई। ठीक है, तो पहला अब रिवीजन मार लेंगे इसका। पहला, बदुआ मजदूरी नहीं कर सकते, ठीक है, बदुआ मजदूरी करा नहीं सकते। दूसरा, उसे बेगार नहीं ले सकते किसी से।
ठीक है। उसके बाद मानव तस्करी और पुरुषों और महिलाओं की खरीद फरोख्त है। दलित किसान और महिलाओं को बेगारी के रूप में शोषण नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये इसका सबका दंड आर्टिकल 35 देगा, आर्टिकल 30 का आर्टिकल 35 इसका क्या देगा, दंड देगा। कोई संशोधन भी आए, इसमें विधेयक भी आए, 148 वाला, 76 वाला और 86 वाला, ठीक है। ये अधिनियम थे इसके, इसमें कुछ सुधार लाने के लिए। आर्टिकल 24 कहता है कारखानों आदि बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध। आर्टिकल 24 कहता है कारखानों आदि के बच्चों पर रोजगार में प्रतिबंध, क्योंकि बच्चों को हम 14 साल तक क्या करेंगे, सरकार कहती है हम क्या करेंगे, उसका अधिकार है वो पढ़ेगा, क्या करेगा, वो सिर्फ पढ़ेगा। और 14 साल के बाद में भी 18 साल तक वो समझेगा करना क्या है। इसीलिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री, खदान या ऐसे जोखिम भरे हुए काम पर नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। इनमें कुछ अधिनियम भी आए इसको सुधार करने के लिए। तो इस पर एक बाल रोजगार अधिनियम 1938 वाला ये भी रोक लगाता है। भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 ये भी रोक लगाता है। तुमने देखा होगा, मैंने तो सुना है कि जैसे दिल्ली वगैरह में जो काम करने जाते हैं लड़के, छोटी चले जाते 16-17 साल की उम्र में, तो ऐसा होता है कि जैसे उसमें रेड पड़ने आती है ना जाँच, तो क्या ड्रम में डाल देते हैं उन बच्चों को, ड्रम डाल देते हैं, ढक्कन लगा देते हैं, क्योंकि वो किस कानून के तहत आते हैं, बाल रोजगार अधिनियम, ठीक है। मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958, मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम 1961, बाल श्रम निषेध और विनियम अधिनियम 1986, ये सब कैसे थे, अधिनियम बच्चों के रोजगार पर रोक लगाने से थे। जैसे मोटर परिवहन, आप जब तक वो लाइसेंसधारी नहीं हो जाता, जब तक वो उस व्हीकल को चलाने लायक नहीं हो जाता, तब तक वो उस व्हीकल को चला नहीं सकता, क्योंकि कम उम्र का है, कोई एक्सीडेंट का सीन रहता है। मर्चेंट शिपिंग का मतलब होता है जो मर्चेंट से व्यापार से जो माल की लदाई और वो होती थी जो जहाज़ों में, उसे संबंधित था मर्चेंट शिपिंग, ठीक है। उसे संबंधित था 58 वाला वृक्षारोपण श्रम अधिनियम 1951 और बाल श्रम, ठीक है। ये सब तुम्हारे कानून थे, ठीक है। उसके बाद कानून थे आर्टिकल 21 से लेके 24 तक का हमारा सफ़र था यहीं तक। 24 के बाद में अब 25 से लेके डायरेक्ट 28 तक हम धर्म से संबंधित है, कैसे कैसे क्या क्या धर्म हम बना सकते हैं और उसका कैसे कैसे हम आगे सब समझेंगे अगली क्लास में, ठीक है। और आपकी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है, क्योंकि आपकी आवाज़ आज मैंने थोड़ी कम कर दी है, इसलिए आपकी तो नहीं आ सकती यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अब मेरे ही सुनेंगे ये, ठीक है। अब जो भी डाउट हैं वो आप पूछ सकते हो, एक एक करके सब पूछ सकते हो, कोई भी, ठीक है।